नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ सुधीर सर हैं। आप डॉक्टर सुधीर राय और आप एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज हिंदी विभाग में हैं। आपकी बगल में बिटिया हैं प्रियदर्शनी राय। आप यूक्रेन से आई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उनकी माँ हैं बगल में। सबसे पहले हम बिटिया से बात करते हैं, उसके बाद सर से बात करें। बिटिया, आप परिवार में आ गई हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान थे। मैं वहाँ पे तो उतनी परेशान नहीं थी, मैं ठीक थी क्योंकि मुझे पता था सिचुएशन वहाँ पे ओडिशा में ठीक है। बट बाकी और जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे वो लोग बहुत परेशान थे। मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर पे 150 से 200 कॉल आए होंगे मम्मी, है ना। हर दिन मतलब मम्मी सुबह से शाम तक सिर्फ फ़ोन ही आते थे सबके। इवन जो भी जानता था हम लोग को यहाँ पे, जो शॉपकीपर हैं, जो भी जिनसे कपड़े लेते हैं, वो लोग भी, सब लोग, इवन ईच एंड एवरीवन, बहुत सबको ही बहुत परेशान था। आप यूक्रेन कब गई और वहाँ कहाँ रहती थी? जी मैं 2017 में गई थी यूक्रेन और मैं वहाँ के ओडेसा सिटी में रहती थी और मेरा ये 5th ईयर है। मैं 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अब क्या लगता है कि यहाँ आ जाने के बाद से, अभी तो 1 साल की पढ़ाई बची हुई है, तो कैसे ही आगे पूरा होगा? जी अभी तक तो कुछ नहीं, हमें कोई एडवाइजरी या गाइड नहीं इशू हुई है हमें यूनिवर्सिटी से। हमारी डीन से हम लोग कांटेक्ट में हैं बट उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी हमारी यूनिवर्सिटी क्लोज चल रही है, अब कब खुलेगी ये भी नहीं पता है अभी। मैं आपको बता दूं, जो यूक्रेन है, यूक्रेन के दक्षिण में ये ओडेसा शहर है। ये पोर्ट सिटी है और ये क्रीमिया के बगल में है, जिसे रसिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। आप प्रियदर्शनी ये बताइए कि आप लोग को ये पता नहीं चला कि रसिया इस तरह का अटैक करने वाला है या इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं? जी ये तो बहुत टाइम से चल रहा था, मुझे लगता है 1-2 महीने से ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट वहाँ पे हम लोग, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम डेली कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी हम लोग जा रहे हैं, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। इवन 15 फ़रवरी तक लाइफ बहुत नॉर्मल थी सब रोड पे। इवन मैं भी आइस स्केटिंग ये सब संडे सैटरडे पड़ता था तो मैं जाती थी, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। अगर टाइम रहता है तो मैं जाती हूँ, नया नया कुछ जो भी स्किल्स है उसको ट्राई करती हूँ मैं, तो मैं जाती थी। फिर डीन से बट हम लोग कांटेक्ट में थे कि मैम क्या है, आप मतलब बता देंगे तो सही रहेगा, हम लोग चले जाएंगे। तो मैम बिल्कुल बोलती थी कि बेटा कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि ओडेसा में बहुत स्टूडेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर हैं यूक्रेन में तो वो ओडेसा में ही हैं। तो सारे बच्चे पूछते थे बट वो लोग बोलते बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। इवन मैं फ्लैट में रहती हूँ तो मेरी फ्लैट की जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत अच्छी हैं, मतलब तो उनसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो वो जब भी आती थी रेंट लेने तो मैं उनसे भी पूछती थी कि मैम कैसा है सब, तो बेटा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, सब सही हो जाएगा। और इवन वहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है पॉलिटिक्स से, क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। उन लोगों की लाइफ बस नॉर्मल चलते रहती है, वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बहुत काम और पीसफुल होते हैं वो लोग। जैसे ये नहीं कि कुछ मतलब बात चल रही है तो उनको बहुत मतलब घबरा जाए बहुत जल्दी, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रियदर्शनी से हम और सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुधीर सर से। सर, बेटी घर पे आ गई है सकुशल, क्या कहेंगे, किसको इसका श्रेय देंगे? इसका श्रेय हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही देना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आभारी हैं कि इन्होंने दिल्ली से लेकर के और घर तक बच्चों को बहुत कायदे से ले आकर के ड्रॉप किए। हम लोगों को लगता था कि बच्ची अब आ नहीं पाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ पैसा वगैरह लिया? सरकार ने पैसा नहीं लिया, 1 पैसा नहीं लिया है। 1 पैसा नहीं लिया? 1 पैसा नहीं, घर तक बिल्कुल फ्री। आप प्रियदर्शनी की माँ हैं, कैसा लग रहा था जब आपने पहली बार सुना कि
यूक्रेन में रसिया ने चढ़ाई कर दिया है, तो बेटी कैसे आएगी, 4000 किलोमीटर दूर है। सर, हमको जब कोई लोग फ़ोन पे बताता था, हम न्यूज़ नहीं देखते थे, क्योंकि बैड न्यूज़ हमको देखना अच्छा नहीं लगता है। और जब हमारे रिलेशन के लोग, जैसे मेरी बुआ जी हुई, मेरी दीदी लोग हुई, बताती थी, तो हम इससे डायरेक्ट बात करते थे। ये वहाँ बोलती नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। हमको कभी ना टेंशन हुआ, ना चिंता हुई, ना कुछ हुआ। हमको लगता है कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। हम जैसे पहले, मतलब ये सब सिचुएशन के पहले रहते थे नॉर्मल, वैसे अभी भी नॉर्मल ही थे। मतलब बड़ा अंदर से आप बोल्ड हैं कि मतलब हाँ, बच्चा वैसे युद्धग्रस्त शहर में है, और क्योंकि उन्होंने, रसिया ने सबसे पहला अटैक वही किया है, उड़ीसा में ही किया है, और उड़ीसा तट पर उसने पुट सिटी को उड़ाया है। हम सबसे यही कहते थे कि नहीं, मेरी बेटी तो कह रही है बहुत अच्छा है। हमको कान्हा जी, हमको लगता था कान्हा जी हैं तो सब कुछ ठीक है, कान्हा जी कुछ अच्छा ही करेंगे, तो ऐसे ऐसे होता था। अब बेटी घर पे आ गई है, अब सुकून है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप ये सबसे पहले ये बताइए, 24 तारीख को रसिया ने अटैक किया, इसके पहले क्या लग रहा था, और जब अटैक वो किया उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, मतलब आप लोगों ने क्या इनिशिएट किया कि भाई आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा था, जैसे आप 4-5 दोस्त जो थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? जी, मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है कि शायद क्या पता, मेरी मम्मी बहुत कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड है, तो शायद इनकी वो जो क्वालिटी है वो मेरे में भी आई है। और मैं अकेले वहाँ पे रहती हूँ, मेरा सिंगल 1 BHK का फ्लैट है, जो कि मैं 2 साल हो गया मुझे अकेले रहते हुए सिंगल फ्लैट में। तो इसका फ़ायदा भी मुझे बहुत हुआ कि जब ऐसा कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल कूल थी, काम थी, मुझे कोई ज़्यादा, क्योंकि हमारी फैमिली कृष्ण भगवान को मानती है, मम्मी बहुत बड़ी भक्त हैं और मैं भी कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, और मेरे पास उनकी वहाँ पे मूर्ति है, और मैं, एक बड़ी मूर्ति है जो मेरे पूजा के उस पर रहती है, और एक छोटी सी मूर्ति है जो कि मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ या कहीं भी, तो वो मूर्ति हमेशा मेरे साथ रहती है। जैसे मुझे लगता है कि जब कोई भी काम होता है, होने वाला होता है या जो भी, तो मैं अपने कोई नहीं है मेरे साथ वहाँ पे, और मैं अकेले फ्लैट में रहती हूँ, कोई मेरे साथ दोस्त हैं, कॉलेज के बहुत दोस्त हैं, बट साथ में फ्लैट में कोई नहीं है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक बार सेल्फ टॉक गॉड से कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे, मतलब मैं बहुत काम थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि हाँ, कि मैं ऐसे मतलब डेंजरस प्लेस पे हूँ। और फिर जब 24 तारीख को ऐसा हुआ तो मेरे फ्रेंड्स सब डरे हुए थे, घबराए थे, लेकिन मैं एक तरह से खुद को बहुत मोटिवेट रखी, और मैंने अपने दोस्तों को भी समझाया कि अभी के सिचुएशन में हम लोग पैनिक नहीं हुए। बहुत बच्चे वहाँ से ये सारी चीज़ें सुन के जहाँ से मतलब बस निकल गए वहाँ से बिना कोई राइट डिसीज़न लिए, कुछ भी किए, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को स्ट्रगल भी करना पड़ा। जैसे वो लोग कोई बॉर्डर अभी उतना, मतलब रस में जब लोग निकलते हैं पैनिक होके, तो हर जगह बहुत जाम, ट्रैफिक लग जाता है बहुत। मेरे खुद अपने मतलब फ्रेंड्स हैं, अपने उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो 26 किलोमीटर पैदल चले हैं बॉर्डर्स पे, मोल्दोवा बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर। बट मैं सोची कि नहीं, मैं पैनिक नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि सब निकल रहे, सब भाग रहे तो मैं भी भागूं। और मुझे लग रहा था कि क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा पढ़ा था, जब जापान पे अटैक हुआ था, या फिर हमेशा पढ़ते रहते हम लोग कि अगर अर्थक्वेक आया तो उस समय हम लोग को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो यही था कि बस मैं पैनिक नहीं होंगी, मैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल रहती हूँ मैं नॉर्मल रहूँगी। और फिर मैंने प्लानिंग करी थी कि अगर मिसाइल भी हुआ तो एक अपना सेफ सा प्लेस, उसमें हाँ बंकर में रह लूँगी। और फिर ऐसा लेकिन कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, वहाँ पे मेरा फ्लैट जहाँ पे था वहाँ से रात भर फायरिंग ये सब की आवाज़ें आती थी, इवन बम के भी आवाज़ें आती थी, तो वो दूरी से आती थी। बट मैं ऐसी हूँ कि जब तक मैं खुद अपनी आँख से कुछ ना देख लूँ तो मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। और वो एक्चुअली में वो वहाँ पे हुआ ये कि जब ये अटैक चल रहा था तो ऑफ कोर्स यूक्रेन की आर्मी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू रशियन आर्मी। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये किया, सिविलियंस को ऐड करने लगे कि जिनको अगर चाहते हैं हमारे साथ हेल्प करना तो वो हम लोग उनको ट्रेंड करेंगे, उन्हें आर्म्स देंगे। तो ये बात
बाद में फायरिंग मुझे तो बहुत टाइम से 22-23 फ़ैब से सुनाई देती थी, रात भर फायरिंग हो रही है जो भी। तो बाद में ये मुझे 27-28 को पता चला कि ये जो सिविलियंस को उन्होंने आर्म्स दिया था, ये आपस में अपना लेके वो करते थे। वो कोई यूक्रेनियन आर्मी या रशियन आर्मी के बीच में फाइटिंग नहीं हो रही थी। जी, उसकी फाइटिंग। अच्छा, ये जब अटैक हो गया तो आप लोगों ने मन बनाया कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो जब आप लोग अपनी फ्लैट को छोड़े तो आप लोग के पास क्या क्या सामान था और आप लोगों ने क्या सोच के निकले कि क्या होगा आगे? जी, मैं 27 को हम लोगों ने 26 को मेरे बहुत से फ्रेंड, इवन मैं निकली हूँ तो सबसे लास्ट बैच में मैं निकली हूँ। उस टाइम तक सिर्फ 60 बच्चे ओडिशा में बचे थे, सारे जा चुके थे। 26 को एक ट्रेन जा रही थी ओडिशा से, उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे चले गए। बट जब तक मुझे इंटरनली नहीं लगा, मतलब क्या बोले, अंदर से आवाज़ नहीं आई कि मुझे जाना चाहिए, तब तक मैं वहाँ से हिली नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे भगवान साथ हैं और वो हमेशा साथ ही रहते हैं। और फिर 26 को बहुत बच्चे जा रहे थे, मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं 4-5 बिहार के, वो लोग आए अपना, वो लोग फ्लैट उन लोगों को छोड़ना था, तो उन लोगों ने सामान सारा मेरे फ्लैट पे रख दिया, क्योंकि मैं फ्लैट छोड़ के नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं फिर जाऊँगी तो फ्लैट लेना पड़ेगा। मैं 4 महीने रहूँ, 6 महीने इंडिया में रहूँ, मेरा फ्लैट वही रहता है, मैं रेंट देते रहती हूँ यहाँ से भी, तो सबको पता रहता है मैं फ्लैट नहीं छोड़ती हूँ। तो उन लोगों ने अपना सामान मेरे फ्लैट पर रख दिया और उन लोग सब बोले कि जा रहे हैं। वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे 4-5, तो मैंने बोला कि इतना अभी सोच लो कि क्या। और वो जो ट्रेन कर रहे थे वो वाया हंगरी जा रही थी, हंगरी के रूट से, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पड़ रहा था, और वो इंडियन एम्बेसी नहीं करा रही थी, वो कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर्स पे फेथ नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर एम्बेसी कराती तो मैं ज़रूर जाती, ये कॉन्ट्रैक्टर करा रहे हैं और ऊपर से वो लोग $50 पर पर्सन ले रहे थे, पर स्टूडेंट। तो यहाँ पैसों की बात नहीं थी, बस ये था कि मैं बीच में कहीं फंसूँ नहीं, तो मैं नहीं गई। मैंने दोस्तों को भी बोल दिया कि देखो, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग को जाना चाहिए तो तुम लोग जाओ, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो 26 वाली जो ट्रेन थी वो मैं छोड़ दी, वहाँ से नहीं। और मेरी वजह से जो 4-5 मेरे अच्छे दोस्त थे वो भी उस ट्रेन से नहीं गए। फिर लेकिन 27 को ये हुआ कि हम लोग फिर से घर से भी, मेरे मामा न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो वो जो बोलते हैं, मैं एक बार, मतलब होता है ना कि हाय, एक भगवान और दूसरा वो मेरे लिए मतलब गॉड फादर है। मतलब मैं किसी की सुनती हूँ तो मम्मी को भी पता है कि मैं उनकी बात कभी नहीं टालती हूँ। तो एक बार मैंने उनसे बात किया, फिर एक मेरे मामा आबू धाबी में रहते हैं, उनसे भी बात किया। फिर सब ने ये बोला कि हाँ बेटा आप निकल जाओ, ऐसा है। पहले से भी मतलब था, पहले मैं बात नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सबको पैनिक करूं या जो भी है। तो दिन आप लोग वहाँ से निकल गए? जी, तो मैं 27 को निकली ओडिशा, हम लोग रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से हम लोग हंगरी के थ्रू जाना चाहते थे, बट वो रूट इतना लंबा था कि जो फ्रेंड्स एक दिन पहले निकले थे वो अभी तक बहुत फंसे हुए थे। एक चौप जगह थी, वहाँ जाके वहाँ से उनको दूसरी ट्रेन करनी थी, फिर हंगरी जानी थी, तो वो बच्चे बहुत स्ट्रगल किए। और मेरे साथ देखा जाए तो हमको यही लगता है कि भगवान ने मेरा साथ दिया कि मैं 28 को निकली हूँ और मैं 3 तारीख को अपने घर में थी। नहीं तो मेरे जो बच्चे 26 को निकले हैं, जो 24 को निकले हैं, वो भी अभी ना कहीं शेल्टर में हैं, अभी वो इंडिया नहीं पहुँचे हैं। कोई पोलैंड में है, कोई हंगरी में है, कोई रोमानिया के सेंटर में फंसा है, ऐसा है। तो 27 को फिर हम जो फ्रेंड्स थे, उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लगा कि मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे दोस्त लोग भी नहीं जाएंगे, मेरी वजह से ये लोग भी ट्रबल में आ जाएंगे। जी, तो 27 को फिर हम लोग ट्रेन एक जा रही थी, वही कॉन्ट्रैक्टर फिर कर रहा था। तो और जो बच्चे एक दिन पहले गए थे उनसे हम लोग कांटेक्ट में थे, तो वो बताए कि हाँ अभी तक सही चल रहा है। तो फिर जब 27 को हम लोग गए तो वहाँ पे बट वो यूक्रेनियंस को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे थे, तो हमें सीट नहीं मिली। फिर उसी टाइम हमको लग गया कि ऊपर वाला नहीं चाहता है कि आज मैं यहाँ से निकलूँ। फिर वापस बहुत, क्योंकि 7 बजे से वहाँ कर्फ्यू लगता था, वापस हम लोग घर आ गए जो भी। और फिर 28 को 8 बजे सुबह निकले। खाने पीने के लिए चीज़ें मिल रही थी बाहर?
वहाँ पे तो सेब वही सब फल हम लोग लेके गए थे। यूक्रेन में तो नहीं मिल रही थी, बाहर के जो भी बॉर्डर्स है वहाँ पे मिल रही थी। फिर 28 को हम लोग सुबह 8 बजे निकले टैक्सी से, 9:30-10 बजे तक मोल्दोवा बॉर्डर पे थे। 1 घंटा लगा बॉर्डर पे प्रोसेस कराने में, और फिर हम लोग मोल्दोवा से वही 1-2 घंटे बाद बस। वीजा वगैरह के लिए प्रॉब्लम नहीं की? जी नहीं, ये एक तरह से बहुत कहें गवर्नमेंट की या भारत की इतनी पहचान है बाहर कंट्रीज़ में कि अगर सिर्फ हम लोग इंडियन भी बोल दे रहे थे तो हमें कहीं किसी बॉर्डर पे नहीं रोका जा रहा था। और सारे बस पे मतलब बच्चे या तो इंडियन फ्लैग रखे ही थे अपने साथ, तो बस इंडियन फ्लैग काफ़ी था, भारत का झंडा काफ़ी था वहाँ के बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए। और यहाँ तक कोई ऐसा लगता था कि मोल्दोवा में इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वहाँ कुछ करेगी, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे जो यहाँ पे कुछ करेंगे? जी, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे 27 तारीख को आए थे, जो वहाँ के गवर्नमेंट थी उनसे उन्होंने बात किया था। और इवन ये भी था कि मोल्दोवा से भी डायरेक्ट वो लोग एयरलिफ्ट कराएंगे, बट वो नहीं हो पा रहा था वहाँ से, क्योंकि जब तक आपकी वहाँ की गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी कुछ भी या जो भी। बट रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट से बात किया, बट वहाँ की जो मोल्दोवा की NGO थी वो सब हेल्प करी थी सबके लिए, वो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, सबके लिए। आप लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए, मोल्दोवा में आ गए, फिर क्या हुआ आगे? जी, उसके बाद फिर हम लोग 1-2 घंटे बाद बड़ी बड़ी बसेस थी जिसमें 150 या 80 लोग होंगे, उतना तो मैंने कुछ काउंट नहीं किया, इतने सारे बच्चे। अब मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती कितने, लेकिन 70-80 ऐसे होंगे। तो हम वहाँ से फिर 1-2 घंटे बाद चिसिनाव चले गए, जो मोल्दोवा का कैपिटल है। वहाँ पे इंडियन जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे मोल्दोवा यूनिवर्सिटी के, वो लोग हेल्प कर रहे थे, वॉलेंटियर्स थे। उन्होंने फिर वहाँ से हमें, वहाँ पे भी हम कुछ खाए और पिए सारा, और फिर वहाँ से हम लोग को वो हॉस्टल लेके गए जो मेडिकल वहाँ पे बहुत अच्छे से सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई, खाना, एवरीथिंग। और वहीं पर आपको बोला गया कि आप लोग अब रेडी हैं यहाँ से लिफ्ट करने के लिए, भारत जाने के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ श्योर नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा या जो भी है, क्योंकि वहाँ मोल्दोवा में भी 1 दिन पहले भी बच्चे आए थे जो मेरी ही यूनिवर्सिटी के थे, वो दूसरे हॉस्टल्स में थे, शेल्टर्स में भी थे। बट हमने सोचा कि हम रुकेंगे नहीं, हम डायरेक्ट, हमें वहाँ से रोमानिया जाना था, तो हमने सोचा कि हम रोमानिया जाएंगे और डायरेक्ट हम सारे एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा सुने थे कि जो एयरपोर्ट जा रहे हैं उन्हें मतलब फ़्लाइट मिल जा रही है, मैक्सिमम उन्हें 1 डे वेट करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुने थे। और वहाँ पे एक इंडियन मैम थी जो बिजनेस वुमेन है, और बिजनेस है उनका वहाँ पे, वो सारे बच्चों को फ्री में बस ये सारी चीज़ें करा रही थी, जो भी इंडियन बच्चे थे। तो उन्होंने हमारे लिए बस अरेंज किया। हम लोग 4 बजे वहाँ चिसिनाव से निकले रोमानिया के लिए, और फिर हम मतलब मोल्दोवा रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस किया। वहाँ पे हमें टाइम लग गया। चिसिनाव से रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट है, वहाँ की जर्नी 6 और 7 आवर्स है बस से। बट इतना ट्रैफिक था बॉर्डर पे, बहुत बिल्कुल एज अ एंट स्पीड, चींटी के स्पीड से गाड़ियाँ मतलब चल रही थी। तो वहाँ पे बॉर्डर पे 6-7 घंटे लगे वो नंबर आने में, और फिर हमारा पासपोर्ट का प्रोसेस हुआ और सारी चीज़ें, फिर हमारी गाड़ी निकल गई बुचारेस्ट। हम लोग सुबह 6 बजे बुचारेस्ट एयरपोर्ट पहुँच गए, और वहाँ से फिर हमें 3-4 घंटे के अंदर फ्लाइट मिल गई। जी, तो ये वो सीधे आई दिल्ली? जी हाँ, वो दिल्ली आई। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जिसमें 215 या 220 बच्चे होंगे, और उस दिन ही फ्लाइट ग्लोब मास्टर C-17 भी थी, लगी हुई थी और बच्चों को टेक ऑफ के लिए। बट हमें एयर इंडिया में सीट मिल गई। जी, और वहाँ पर कुछ पैसे वगैरह की डिमांड नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी, कुछ भी नहीं। वहाँ एम्बेसी के लोग आए हुए थे, कोई आया हुआ था? जी, वहाँ पे वॉलेंटियर्स थे जो एम्बेसी ने वहाँ पे रखा था। वो लोग सारे बच्चों का नाम लिस्ट में लिख रहे थे पहले कि किन किन को जाना है। तो हमने ये किया कि जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो फिर हमने अपना नाम जो वहाँ पे लिख रहे थे उनको हम सारे ने नाम
मेंशन करा दिया। तो फ्लाइट में कुछ खाने पीने के लिए उन लोगों ने दिया? जी, बहुत अच्छा खाना था एयर इंडिया का। इवन मैं इतनी सारे फ्लाइट से ट्रैवल की हूँ, मैं टर्किश एयरलाइंस से की हूँ, बहुत सारी एयरलाइन से, मैं एयर अरेबिया की फ़्लाइट से ट्रैवल की हूँ, बट ये पहली फ़्लाइट थी मेरी जिसका खाना इतना अच्छा था। एयर इंडिया अब टाटा एयरलाइन हो गया। जी टाटा जी, रतन टाटा सर तो भारत के रतन हैं जी। तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत मतलब। फिर आप लोग जब दिल्ली आए तो दिल्ली से पटना आने के लिए? जी, दिल्ली से पटना फिर उन्होंने हमें फ़्लाइट से ही भेजा। दिल्ली से पटना 1 और 2 आवर्स के विदिन हमारी फ़्लाइट थी। तो वहाँ से हम लोग फ़्लाइट से, जो भी बिहार के बच्चे थे जिन्हें पटना जाना था, वो पटना आ गए। जी, पटना से यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले आई? जी, पटना से वो बिहार सरकार की गाड़ी थी, उससे उन्होंने हर एक बच्चे को घर तक छोड़ा। इवन एक भी बच्चा है अगर उसका रूट थोड़ा डिफरेंट है दूसरे से, तो एक बच्चे के लिए एक गाड़ी भी जा रही थी। इवन मैं ही अकेले थी जो सिवान तक थी, तो वो लोग अकेले भेज रहे थे। तो पहले मुझे नहीं पता था कि ये बिहार सरकार की गाड़ी है, मुझे लगा वो लोग रैंडम कोई गाड़ी अरेंज कर दिया, प्राइवेट होगी। तो उस गाड़ी में सिर्फ मैं थी और ड्राइवर थे। तो मैंने मम्मी से बात किया, तो मम्मी बोली कि बेटा तुम और सिर्फ ड्राइवर रहोगे, और फ़ोन भी मेरा बंद था क्योंकि इंडिया का सिम कार्ड नहीं था मेरे पास। तो मैंने उनसे बात किया कि सर मैं ही सिर्फ जा रही हूँ, आप किसी को मेरे साथ भेज देते, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है बिहार का। तो वो लोग फिर बोले बिटिया तुम वहाँ से आ गई, डरी नहीं, तुम यहाँ से जाने में डर रही हो। मैं बोली सर डर नहीं रहा। मैंने बोला सर ये गाड़ी, मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, आप डरो मत। तो मैंने बोला ओके सर। बट फिर उन्होंने एक बच्चे को जिसको बक्सर जाना था, तो उन्होंने उसको बिठा दिया, जो 2nd ईयर का स्टूडेंट था दूसरी यूनिवर्सिटी का। और आप लोग इस तरह सिवान आप आ गए? जी। ये मैं अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जी। इसकी क्या धाक, इसकी क्या साख विदेशों में, आप यूक्रेन में रहती हैं और कई देशों के लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या बढ़ी है पहले से? जी, ये भारत की मतलब जो इमेज है वो क्या पहले से बढ़ी है? जी बहुत बड़ी है। इवन लोग कैसा कहते हैं, बहुत से एंटी मोदी भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने क्या कराया है, इंडिया क्या काम किया है, कुछ नहीं किया है या जो भी है। बट मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत काम किया है। इसका श्रेय मतलब वो बाहर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सब हमें बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इवन इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो पाकिस्तान है, जो हमेशा हमारे मतलब आप समझ रहे हैं, वो वहाँ के पाकिस्तान के जो बच्चे थे, तो उन लोगों की इमेज ये है कि उन्हें ईजिली कोई बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा था। इवन अगर पता चल जा रहा था कि वो लोग पाकिस्तान से हैं, तो उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी बॉर्डर क्रॉस करने में। तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग इंडिया के झंडा दिखा के और मतलब एज इंडियन वो लोग बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे। उनके पास भी, पाकिस्तान के भी बच्चों के पास इंडिया का झंडा था, वो इंडिया का झंडा दिखा के, भारत का झंडा दिखा के वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। इवन और भी कंट्रीज़ के, चाइना के बच्चे दिखा के इंडिया का झंडा। तो खुद समझ सकते कि इतनी हमें कुछ की ज़रूरत नहीं थी, बस हम बोल दे रहे थे कि इंडियन है, तो हमें कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो क्या आप सरकार से ये मांग करती हैं कि भारत में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर उनको न जाना पड़े, उन्हें यहाँ जो पढ़ाई करने के लिए समय मिले और वो अपने घर पे रहें? जी बिल्कुल, मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि देखा जाए अगर जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, उस अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो यूक्रेन में सिर्फ 20,000, ये तो एक आंकड़ा है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ यूक्रेन में अगर 20,000 बच्चे हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कितने होंगे इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल के। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो देश का पैसा है वो बाहर जा रहा है। इवन यूक्रेन में जो इकनॉमी है वो बढ़ रही है। वहाँ यूक्रेन अगर चलता है तो हम स्टूडेंट्स की वजह से चलता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अगर भारत में मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे तो इंडिया को भी बहुत प्रॉफिट होगा। जो भी भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा, और इससे बहुत सारे बच्चों को भी, इवन पेरेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तो लकी हूँ कि मुझे लोन नहीं लेना पड़ा, लेकिन बहुत से पेरेंट्स हैं, इवन 90% बच्चे हैं जो लोन लेके पढ़ते हैं।
जी। तो यहाँ इंडिया में नहीं होना चाहिए। जी जी। अंतिम प्रश्न सर आपसे, बिटिया घर पे आ गई है, सकुशल यहाँ आ गई है, आप काफ़ी खुश हैं, वाकई मोदी गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है? बिल्कुल मोदी जी के हम आभारी हैं कि हमारी बच्ची वहाँ से आ गई और एकदम फिट आ गई घर तक। आशा नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा, तो ये आश्चर्य है और मोदी गवर्नमेंट की कृपा है। क्या कहें? जी, हम तो मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी फिर से मतलब बने रहें, और एक पैसा नहीं लगा हम लोग का, बिटिया घर आ गई। इतनी मुसीबत में वहाँ फंसी थी और आराम से घर आ गई बिना कोई रिस्क लिए। साहब से मेरी वीडियो कॉल से बात हुई, जो NDC सर थे क्या, राकेश जी, तो वो आए थे, वीडियो कॉल से बात कराए, तो बहुत खुश हुए वो भी। हम भी बोले कि आपको टेंशन हो रहा है बेटी यहाँ नहीं है, तो हम कहे नहीं, हमको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा है। पता नहीं मेरे कान्हा जी पे इतना भरोसा है कि हमको कुछ नहीं लग। बोले कि आप तो बहुत बोल्ड हैं, और जैसे हमसे बात कर रही हैं खुश होकर, वैसे ही बच्चे से बात कीजिए, क्योंकि ना हम झेल रहे हैं ना आप झेल रही हैं, बच्चे झेल रहे हैं। हम लोग को उनका मनोबल बढ़ाना है। तो फिर ऐसे बहुत अच्छा लगा बात करके उनसे। आप देखा कि प्रियदर्शनी घर आ गई है, सीवान आ गई है, अपने माता पिता के बीच है, और ये बेटी से बस भारत यही आशा करता है कि ये बेटी खूब पढ़े लिखे और भारत का नाम रोशन करे, और जो भारत की धाक, भारत की साख इसने अभी देखी है, वो भारत का साख और सुदृढ़ हो और मजबूत हो। और नारद मीडिया ये कामना करता है कि प्रियदर्शनी की तरह हमारी बेटियां आगे बढ़ें और भारत का नाम रोशन करें। आप यहाँ आ गई हैं, नारद मीडिया को आपने समय दिया, बातचीत किया, सर आपने भी समय दिया, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी आप लोग को थैंक्स बोलती हूँ, गवर्नमेंट को थैंक बोलती हूँ, बिहार गवर्नमेंट को, और सिवान के जो DM सर हैं उन सबको मैं थैंक्स बोलती हूँ। मैं सबके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं इतना ईज़िली सिर्फ 3 और 4 दिन में घर आ गई। और मैं यही आशा करती हूँ कि जो भी बच्चे वहाँ अभी भी जो फंसे हैं वो भी सुरक्षित अपने अपने घर पहुँच जाएं। जी।